गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि लेसन जो है हमारा है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। ध्वनि जो है दो प्रकार से है, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, है ना। तो हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु का कंपन करना आवश्यक है। क्या सभी कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं? क्या हम सभी ध्वनि को सुन सकते हैं? इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हमारे कान जो है सिर्फ उन्हीं ध्वनि को सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति जो है 20 कंपन प्रति सेकेंड से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के बीच होती है। तो सुनी जा सकने वाली इन आवृत्तियों ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और कुछ जो जंतु होते हैं वो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकते हैं, है ना। तो ये जो है वो अश्रव्य होती है। तो सुनी जा सकने वाली इन ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की होती है उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो हम 3 प्रकार की ध्वनि देखें, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। श्रव्य को हम सुन सकते हैं, अपश्रव्य जो उसकी आवृत्ति कम होती है 20 कंपन प्रति सेकंड से, और पराश्रव्य जो है वो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से उसकी आवृत्ति अधिक होती है। कुत्ता जो है वो 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति को सुन सकता है, जबकि चमगादड़ है 70,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति सुन सकता है तथा उत्पन्न भी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग। धातुओं के भीतर की बारीक दरारों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए, मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए, गठिया के दर्द को दूर करने के लिए, मोतियाबिंद के इलाज में, गुर्दे की पथरी को समाप्त करने में, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है। ध्वनि का परावर्तन और प्रतिध्वनि। जब हम किसी गहरे कुएं के भीतर की ओर हम मुंह कर या पहाड़ी की ओर हम जब जोर से चिल्लाते हैं तो तब हम देखते हैं कि उस समय के पश्चात हमें वही ध्वनि सुनाई देती है, मानो कुएं या पहाड़ी से कोई उसे क्या कर रहा हो, दोहरा रहा हो। लेकिन ये दोहराना नहीं होता है। ध्वनि इस प्रकार किसी सतह से टकराकर वापस अपना ध्वनि का परावर्तन करता है, और परावर्तित ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। जो वापस लौट कर आती है उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत से 17 मीटर दूर या उससे अधिक हो तो परावर्तित ध्वनि को मूल ध्वनि से अलग सुना जा सकता है। विभिन्न पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन समान रूप से नहीं होता। धातु की चादर या प्लाईवुड ध्वनि के अच्छे परावर्तक होते हैं। कपड़े तथा सरंध्र पदार्थ जैसे कार्क, थर्माकोल आदि ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं हैं। सिनेमा हॉल की छत, पर्दे की दीवार व ध्वनि के अच्छे अवशोषक लगे रहते हैं जिससे ध्वनि का परावर्तन नहीं होता और प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं देती है। मनुष्य के कान दो ध्वनियों को केवल तभी अलग अलग और स्पष्ट रूप से सुन सकता है जबकि दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकंड का समय अंतराल हो, और वायु में ध्वनि की चाल जो है 20 अंश सेल्सियस ताप पर लगभग 345 मीटर प्रति सेकेंड हो। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि दोनों को अलग अलग स्पष्ट सुन सकना तभी संभव होगा जब हम परावर्तक सतह से 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर होंगे। ध्वनि परावर्तक का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए ध्वनि संकेत समुद्र में भेजा जाता है और ध्वनि संकेत के महासागर के तल तक जाकर वापस आने में लगे समय के द्वारा उसकी गहराई हम ज्ञात कर सकते हैं। ध्वनि की चाल। बरसात के दिनों में हम देखे हैं कि बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक देखी है। बादलों की गड़गड़ाहट तथा बिजली की चमक लगभग एक साथ उत्पन्न होती है, परंतु हमें चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है, इसलिए ऐसा सुनाई देता है। ध्वनि के गुण। ध्वनि जो है तीव्र और मंद ध्वनि होती है, मोटी और पतली ध्वनि भी होती है। तो तीव्र और मंद ध्वनि क्या होती है ना? तो अधिक आयाम के कंपन तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं और कम आयाम के कंपन जो है मंद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब किसी वस्तु को जोर से ठोका जाता है तो वह वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। मोटी व पतली ध्वनि क्या होता है? जैसे महिलाओं की आवाज़, कोयल की कूक, मच्छरों की भिनभिनाहट, ये सब जो है अधिक तारत्व की ध्वनि होती है। और कम तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है, जैसे यह मोटी सुनाई देती है। जैसे पुरुषों की आवाज़, शेर की दहाड़, ड्रम की आवाज़, ये निम्न तारत्व के कारण मोटी होती है। ठीक है। तो यहाँ मोटी और पतली ध्वनि देखिए हम लोग।
सुस्वर और सुस्वर और शोर क्या होता है? ऐसी ध्वनि जो कर्णप्रिय हो उसे हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। जो ध्वनि कानों को अप्रिय लगे उसको हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है और नियमित कंपन जो एक दूसरे से निश्चित संबंध रखते हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्रों से के कंपन सुस्वर ध्वनि के उदाहरण हैं, जबकि बंदूक से चलने की आवाज़ जो है कोलाहल होती है। विभिन्न वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है वो सुस्वर होती है। सितार, वीणा, वायलिन, डोरी वाले वाद्य यंत्रों के जो कुछ उदाहरण हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्यों में ध्वनि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है कंठ। कंठ से तने हुए दो स्नायुओं के बीच वायु के निकलने के लिए एक पतली सी झिरी पाई जाती है। जब फेफड़ों से वायु झिरी में से होकर बलपूर्वक निकलती है तो वाक तंतु कंपित होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां स्नायु पर अपना खिंचाव बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखिए कि ध्वनि के बारे में जंतुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है टर की आवाज़ करना, मेंढक की आवाज़ जो है वो टर की आवाज़ करता है। ठीक, तो ये चिड़िया अपनी श्वास नली में उपस्थित विशेष वाद्य यंत्र से अपनी ध्वनि उत्पन्न करती है। मक्खी अपने पंखों को तेजी से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और मछलियाँ तो अपने तैरने के लिए गलफड़े से हवा निकाल कर विभिन्न आवाज़ें उत्पन्न करती हैं। सांप के वाक तंतु नहीं होते, किंतु वे अपने मुंह से हवा निकाल कर फुफकार उत्पन्न करता है। तो ये जंतु द्वारा अपनी अपनी अलग अलग ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। इस लेसन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लेसन में हम इस लेसन के प्रश्न उत्तर को